हेलो दोस्तों, आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। फाइनली हम एक विषय के अंत पर पहुंच चुके हैं। इतिहास विषय को संपूर्ण कंप्लीट करा लिया है। अगर हम इतिहास विषय के बारे में देखें तो आपने सिलेबस देख रखा होगा। इतिहास का सिलेबस क्या है? इतिहास विषय को देखें तो ये आपके जिस तरह से भूगोल, राजनीति विज्ञान और इतिहास तीन ऐसे विषय हैं जो आपके एसएसटी में सबसे बड़े विषय हैं। इतिहास विषय भी सबसे बड़ा विषय माना जाता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका सिलेबस आप देख सकते हो। इसको पूर्ण करना बहुत बड़ी चुनौती होती है, जो कि आपके यूट्यूब पर संपूर्ण करा दिया है। प्रत्येक टॉपिक के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपके क्रांतियों से संबंधित रहेगा। प्रत्येक टॉपिक के बारे में विस्तार से बता दिया है। आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें आपके अमेरिका, फ्रांस और रूस की क्रांतियों के बारे में जितने प्रश्न हैं उनको देखेंगे, उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। नंबर 1, आपको पहले मैं क्वेश्चन बताऊं उससे पहले आपको उसका आंसर सोच लेना है। आपकी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है इसको आपको जरूर परखना है। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने से काम नहीं चलेगा। आपको एक बार अपना मॉक टेस्ट जरूर देना है। उसमें से आपको डिसाइड करना है आपके 150 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन आपके सही जाते हैं। अगर आप देखोगे तो आरवी मानुषी स्टडी ऐप पर भी आपके पूर्व वर्षों के प्रश्नों के आपके वहां पर पेपर दिए हुए हैं। उन पेपरों को आप दीजिए। देने के बाद में आपके जो 16 पेपर है आप वहां सबमिट करोगे तो आपके माइनस मार्किंग की तरह आरपीएससी की तरह आपको उतने ही अंक प्राप्त होंगे। आप अपनी तैयारी को देखिए कि आपके 150 में से कट पीट के आपके कितने अंक आ रहे हैं, ये आपको देखना है। जैसे बहुत से अभ्यर्थियों के आपके 65 बचते हैं, किसी के 70 बचते हैं, किसी के 80 बचते हैं। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप 110 के ऊपर आपको पहुंचाना है। 110 का ऊपर मतलब है कि मेरिट का काम हमें करना है, मेरिट में हमें नंबर लाना है। तो आपको जब भी आपको लगे कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है तब आप इन प्रश्नों को, इन टेस्टों को दीजिए। देने के बाद में आपको अपनी कमजोरियों के बारे में मालूम चलेगा। तो इतिहास का जो इतिहास बहुत बड़ा विषय होता है उसके बारे में संपूर्ण पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं अमेरिका, फ्रांस और रूस की क्रांति के बारे में। उसके बाद में ये विषय आपका संपूर्ण हो जाएगा। बात करते हैं अब इन तीनों की क्रांतियों के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, एक एक आप इनको देखिएगा। देखो पहला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपकी किस किस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप ध्यान देना। मैं बात करूँगा यहाँ अमेरिका क्रांति की बात करूँगा, फ्रांस की क्रांति की बात करूँगा, रूसी क्रांति के बारे में बात करूँगा। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि अमेरिका की क्रांति कब हुई। नंबर 1 तो आपके क्वेश्चन यही आता है कि अमेरिका क्रांति कब हुई। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। कितने ऑप्शन है? 4। एक है 19 जुलाई 1976। अब देखो यहाँ पर सब में छिंतर आ रहा है, तो आपको इसकी डेट आपको याद होनी चाहिए कि अमेरिका क्रांति कब हुई। तो एक तो है 19 जुलाई, एक 24 जुलाई, एक 4 जुलाई, एक 14 जुलाई। तो इसका आंसर क्या है? उससे पहले मैं आपको बता दूं अमेरिका क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, क्या था, थोड़ा बहुत बताऊंगा, उसके बाद में आपको समझ लेना है। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका क्या थे, तो अमेरिका में बात करें तो अगर आपको विश्व का नक्शा मालूम होगा तो विश्व नक्शे में अगर बात करें तो आपके ये वाला उत्तरी अमेरिका है, ये आपके दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पर अटलांटिक महासागर है और यहाँ पर यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के यहाँ पर ब्रिटेन है, यहाँ पर ब्रिटेन में जो द्वीप है यानी कि इंग्लैंड या ब्रिटेन है। तो यहाँ से ब्रिटेन के बहुत से लोग यहाँ से भाग कर, यानी कि वहाँ से एक तरह से जो नया ये अमेरिका है, यूएस है और यहाँ पर कनाडा है। ठीक है, तो बहुत से लोग, यहाँ बहुत बड़ी जमीन थी यानी कि बहुत सुख सुविधाएं थी। तो जो ब्रिटेन था छोटा देश था, द्वीपीय देश था, तो ब्रिटेन के बहुत से निवासी यहाँ पर आ गए थे अमेरिका में। अमेरिका में आने के बाद में अमेरिका में ही वो बस गए। बसने के बाद में भी क्या हुआ कि बहुत से सालों तक जो अमेरिका में जो शासन था वो ब्रिटेन का ही चलता रहा। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर आने के बाद में अमेरिका, यहाँ से जो लोग आए ब्रिटेन से यहाँ पर आने के बाद में जो अमेरिका पर शासन था वो ब्रिटेन की सरकार का ही चलता रहा। लेकिन अगर आप देखोगे तो ब्रिटेन के लोग जो अमेरिका आए, आने के बाद में अगर देखोगे तो वहाँ के जो लोग थे पढ़े लिखे थे, एक तरह से समझदार थे। अगर भारत में बात करें तो भारत में उसमें पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं थी जितनी इन लोगों की थी। तो यहाँ से जो भी लोग यहाँ अमेरिका में बसे वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, धनवान लोग थे, संपत्तिवान लोग थे। तो इस कारण उन्होंने धीरे धीरे उनके अंदर ये भावना पनप गई कि हम अब इनकी यानी कि इंग्लैंड की सरकार की यानी कि इस सरकार की बात क्यों माने, इनकी बात क्यों माने। तो धीरे धीरे इन लोगों ने जो ब्रिटेन से यूएसए में यानी कि अमेरिका में जो लोग बसे थे उन लोगों ने धीरे धीरे ब्रिटेन की सरकार के विरुद्ध
एक तरह से विरोध शुरू कर दिया। अब विरोध शुरू कर दिया, करते ही इंग्लैंड की सरकार ने इन पर दबाव देना शुरू किया। अब यहाँ पर ही एक देश था फ्रांस, कौन सा था यहाँ पर? फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रांस था, तो फ्रांस और ब्रिटेन उस समय विश्व के दो सबसे शक्तिशाली देश थे। फ्रांस के बारे में यह कहा जाता था कि जब फ्रांस चीखता है, जब फ्रांस चीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। यानी कि अगर बात करें तो मध्यकाल में फ्रांस की एक तरह से बहुत ही शानदार, यानी कि पूरे फ्रांस का पूरा दबदबा था। उसके बाद में ब्रिटेन का विजय हुआ, तो एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, इसलिए पूरे विश्व में दो शेर थे, एक फ्रांस था, एक ब्रिटेन था, दोनों आपस में कट्टर दुश्मन थे। तो जैसे ही अमेरिका ने ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह, यानी कि यहाँ के लोगों ने, यहाँ के लोग थे, ब्रिटेन के लोग थे अमेरिका में भी, तो अमेरिका के लोगों ने ब्रिटेन के विरुद्ध आवाज उठाई। तो उस समय फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध? सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। कब से कब तक? यानी कि 1756 से लेकर 1763 के बीच में चला। तो बाद में क्या हुआ कि फ्रांस ने इन लोगों को, यानी कि यूएसए की सहायता की। किसके लिए? यूएसए के लोगों ने इसके, यानी कि फ्रांस के जो शासक था, उस शासक ने यूएस के लोगों की सहायता की। क्यों? क्योंकि इसका अमेरिका था, अमेरिका का दुश्मन कौन था? ब्रिटेन था। तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो फ्रांस ने अपना दोस्त कौन बनाया? अमेरिका बनाया। तो इस तरह से अगर आप समझ सकते हो, तो यहाँ पर जो क्रांति हुई, यानी कि जो यूएसए में जो क्रांति हुई, वो किनके विरुद्ध हुई? वो इंग्लैंड के विरुद्ध हुई। तो इंग्लैंड के विरुद्ध हुई, लेकिन आप यहाँ समझना, जो क्रांति हुई वो इंग्लैंड के ही लोग थे। इंग्लैंड के लोग ही अमेरिका में बसे, और बसने के बाद में अमेरिका के लोगों ने ही इंग्लैंड के विरुद्ध क्रांति की थी। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई वो इंग्लैंड के लोगों के से ही प्राप्त हुई। अगर यूएसए की बात करें तो 1492 में कोलंबस ने इसकी खोज की थी, और 1501 में इसका नाम दिया गया था अमेरिका नाम दिया गया, जो यूएसए के नाम से दिया गया था। तो क्रांति कब हुई? तो इसकी क्रांति हुई थी 4 जुलाई 1776 में, यहाँ पर अमेरिकी क्रांति हुई थी। अगला, ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक समझा दिया ताकि आपको इसमें डाउट कोई नहीं रहे। अगला क्वेश्चन, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? देखो, एक है थॉमस पेन, हैरिंगटन, मिल्टन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब यहाँ पर आपके आ रहे हैं, तो बताइए किसने इसकी अमेरिकन फिलोसॉफी सोसाइटी की स्थापना की? अगर बात करें तो यहाँ पर अलग अलग, जैसे यहाँ पर अगर अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में उस समय जब स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई हो रही थी, तो उस समय 13 राज्य थे। कितने राज्य थे? 13 राज्य थे। 13 राज्यों में से एक राज्य था वर्जीनिया। कौन सा था? वर्जीनिया राज्य था। तो वर्जीनिया राज्य उस समय शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। शिक्षा का केंद्र कौन था? तो वर्जीनिया शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। अगर वर्तमान में बात करें तो अमेरिका में वर्तमान में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 50 राज्य हैं। 50 राज्यों में से जो अंतिम जो राज्य है, 50वां जो राज्य है वो है अलास्का। कौन सा है? ये अलास्का 50वां राज्य अमेरिका का, और ये अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये अलास्का है। और जो अलास्का है, ये अलास्का किससे, यानी कि रूस से खरीदा था। यानी कि पहले रूस का था, रूस से खरीदा गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो उस समय 13 राज्य थे, और 13 राज्यों के आपसी समझौते से ही अमेरिका का निर्माण हुआ। अगर आप देखोगे, अगर आप संविधान पढ़ोगे तो संविधान में आप एक चीज देखना, अमेरिका का जो संविधान है वो भी संघात्मक है, और भारत का संविधान भी संघात्मक है। यहाँ पर जो भारत का जो संविधान है उसमें राज्यों को अधिकार नहीं है यहाँ से अलग होने का, यानी कि राज्यों को केंद्र से अलग होने का, इनके अलग संविधान बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो अमेरिका है, तो अमेरिका में जो 13 राज्य थे प्रारंभ में, उन 13 राज्यों ने आपसी समझौते से संविधान का निर्माण किया था। उनको यह भी अधिकार था कि वो इस संघ से अलग हो सकते हैं, यानी कि वहां पर एक तरह से संघात्मक, यानी राज्यों को अधिक अधिकार है भारत की तुलना में। ये आप यहां पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर बात करें तो फिलोसॉफी सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो वहां पर जैसे बोस्टन में भी अलग अलग केंद्र थे, तो बोस्टन भी वहां अलग अलग, जैसे सेंट मेरा अलग अलग केंद्र थे, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और यहाँ पर वर्जीनिया में ही, यहाँ पर जेम्स टाउन, इसी राज्य में एक था जेम्स टाउन में, तो जेम्स टाउन में ही यहाँ पर अंग्रेजों की पहली बस्ती स्थापित हुई थी। अंग्रेजों की जो पहली बस्ती थी, यानी कि अंग्रेजों की जो पहली बस्ती थी, तो पहली बस्ती भी यहाँ पर जेम्स टाउन में ही स्थापित हुई थी। तो अगर बात करें तो इसका जो फिलोसॉफी सोसाइटी की स्थापना की बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
और टॉमस पेन की किताब का नाम बताओ आप। टॉमस पेन की जो किताब का नाम है वो कौन सा है, ये आपको पता होगा, कॉमन सेंस। कौन सी है, कॉमन सेंस इनकी किताब का नाम है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, ये नारा किसने दिया था, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, ये अमेरिका क्रांति से संबंधित था। अगर आपके बात करें तो वहां पर अमेरिका में अलग अलग एक्ट बनाए गए थे, उनमें से जैसे आपके पता होगा शुगर एक्ट। शुगर एक्ट क्या था, ये कब हुआ था, तो बताइए। शुगर एक्ट ये 1764 में लागू हुआ था। इसी तरह से स्टाम्प एक्ट भी था, इसी तरह से अलग अलग एक्ट था। तो ये एक्ट 1765 में थे। तो 1765 में जो स्टाम्प एक्ट था, इस स्टाम्प में प्रत्येक संपत्ति खरीदने के लिए स्टाम्प को अनिवार्य कर दिया था। तो स्टाम्प एक्ट के विरोध में ही ये नारा दिया था। किसने दिया था, तो आपको बताना है कि स्टाम्प एक्ट के विरोध में ही ये नारा दिया गया था, बिना प्रतिनिधि के कर नहीं। अब मैंने आपको विस्तार से आपके 8वीं मानुष्य स्टडी ऐप में यानी कि इतिहास के कोर्स में इनकी क्रांतियों के बारे में विस्तार से बढ़ा रखा है, वहां पर आप आराम से पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि आपको, क्योंकि 6 विषय अभी और बाकी है और उन विषयों का कोर्स भी हमें कराना है। अगर हम और विस्तार से पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और हो सकता है कि मेरी आवाज़ भी आपको थोड़ी फास्ट लगे। अगर मैं तो आप समझ सकते हो, अगर मैं आपको यहाँ पर धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर जो 30-40 मिनट का जो वीडियो है वो 70 मिनट का हो सकता है। इसलिए मैं आवाज़ थोड़ी तेज़ भी रहती है और जल्दी फास्ट भी रहता है। आप यूट्यूब पर अपनी स्पीड भी उसमें कम कर सकते हो। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आपके पास ऑप्शन है, ऐप पर भी आपके पास ऑप्शन है, सब तरह के आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर बिना प्रतिनिधि के करने नारा किसने दिया था, पैट्रिक हेनरी वर्गीस, जॉन एडम्स, रोकिंगम और टाउनशेंड। अब आपके यहाँ 4 ऑप्शन हैं। अब 4 ऑप्शन में आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ क्वेश्चन आया तो आप प्रत्येक क्वेश्चन में को हल करें, पूर्व वर्ष के जो पेपर है उनको हल करें। तो वहाँ पर पूर्व वर्ष के पेपरों में आपके प्रत्येक 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन 4 ऑप्शनों पर आप आराम से नजर डालिए। अगर यहाँ पर 4 ऑप्शन की बात करें तो चारों ही आपके अमेरिका की क्रांति से संबंधित है। लेकिन पहले इसका आंसर बता देता हूं मैं, बिना प्रतिनिधि कर नहीं का नारा किसने दिया था, तो नारा दिया था पैट्रिक हेनरी वर्गीस ने। किसने, पैट्रिक वर्गीस ने। अब जॉन एडम्स कौन था, अगर जॉन एडम्स की बात करें तो ये कौन थे, तो आपको पता होगा अमेरिका में 2-3 चीजें हुई थी। एक तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इनमें दोनों कंफ्यूजन में आप रहते हो। एक हुआ था बोस्टन हत्याकांड। कौन सा, बोस्टन हत्याकांड हुआ था। और एक हुई थी बोस्टन टी पार्टी। कौन सी, बोस्टन टी पार्टी। तो इन दोनों को आपको बताना, अलग अलग चीजें हैं। बोस्टन हत्याकांड हुआ था 1770 में। अब बोस्टन जो टी पार्टी हुई थी 1773 में। इसमें लगभग इस बोस्टन टी पार्टी में जहां से लगभग 340 पेटियां, किसकी, चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी थी। किसने फेंक दी थी, जॉन एडम्स ने जो पेटियां वहां पर फेंक दी थी। और वो मैसाचुसेट्स, जो अमेरिका का जो राज्य था मैसाचुसेट्स राज्य की ये घटना है। कहाँ की, बोस्टन टी पार्टी वाली। तो जॉन एडम्स का नाम हुआ आता है। ये रोकिंगम भी सरकार रही थी। रोकिंगम ब्रिटेन का जो उस समय पीएम थे, तो उसने अलग अलग योजना की थी। टाउनशेंड उस समय ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने अलग अलग एक्ट बनाए थे। तो ये चीजें मैंने आपको, या आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी तरह से ग्रीन विले की योजना भी आपको पता होगा। ग्रीन विले की योजना क्या थी, ग्रीन विले आपने नाम सुना होगा। तो ग्रीन विले की योजना क्या थी, टाउनशेंड की योजना क्या थी, रोकिंगम सरकार की क्या थी। अगर आपको पता होगा रोकिंगम सरकार ने रद्द कर दिया था, यानी कि जो एक्ट थे, ग्रीनविल के एक्ट थे, उन एक्टों को वहां पर उन्होंने रद्द कर दिया था। किसने, रोकिंगम ने एक्ट कर दिया था। इसके बाद में क्वेश्चन है, और साथ में ही आपको ये अमेरिका का स्वतंत्रता का इतिहास, फ्रांस का, रूस का, ये इनके बारे में आपको मैटर, जैसे आरबीएससी की जो 11वीं की बुक है, इसी तरह से फ्रांस की जो क्रांति है, फ्रांस की क्रांति के बारे में आपको 9वीं 10वीं की बुक में भी आराम से आपको मैटर मिल जाएगा। तो एक बार वहाँ पे देख लीजिए। वैसे हमने 8वीं मानुष्य स्टडी में भी निःशुल्क आपको किताबें दे रखी है, उन किताब को भी आप वहाँ पर अंडरलाइन कर रखिए, तो वहाँ पर भी आप उनको देख सकते हो। तो ये चीज़ें आपकी सब जगह मिल जाएगी, लेकिन आपको जहाँ से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, उसको संग्रह आपको वहाँ पर देखना है। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन हत्याकांड कब हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि बोस्टन हत्याकांड कब हुआ था। तो बोस्टन जो हत्याकांड हुआ कब हुआ था, 1770 में हुआ था। कब हुआ था, 1770 में बोस्टन हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस कब आयोजन हुआ। तो द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कब हुआ। अगर बात करें तो अमेरिका में 3 सम्मेलन हुए थे। कितने सम्मेलन हुए थे, 3, यानी कि प्रथम, यानी कि एक तो हुआ था प्रथम महाद्वीपीय
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस कांग्रेस के महाद्वीपीय अधिवेशन में ही इसमें से ही स्वतंत्रता के लिए यानी कि स्वतंत्रता के लिए युद्ध शुरू हो गया था। स्वतंत्रता के लिए युद्ध शुरू हो गया था। उसके बाद में जो दूसरा ये हुआ द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस, ये हुआ 10 मई 1775 को। 10 मई 1775 को द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस हुआ और इसमें जॉर्ज वाशिंगटन यानी कि जॉर्ज वाशिंगटन को मुख्य सेनापति नियुक्त किया गया था और जॉर्ज वाशिंगटन की देखरेख में ही अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इस कारण जॉर्ज वाशिंगटन को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। यानी कि प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो प्रथम जो राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के वो जॉर्ज वाशिंगटन थे। ये उस समय अमेरिका के मुख्य सेनापति थे। तो इन्होंने अलग अलग लड़ाई लड़ी थी, बंकर हिल की लड़ाई हो या सारगोटा की लड़ाई हो, अलग अलग युद्धों पे ये गए थे। अब तीसरा भी हुआ था, तीसरा यानी कि इसी समय द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के समय ही यहाँ पर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। किसने? अमेरिका की घोषणा कर दी थी। उसके बाद में लास्ट की जो द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस, उसके बाद में ये तीन ही अधिवेशन हुए थे और 1783 में पेरिस की संधि के बाद में, पेरिस की जो संधि हुई, पेरिस की संधि के बाद में ब्रिटेन ने भी इसकी स्वतंत्रता को मान लिया था। जो अंतिम संधि थी पेरिस की संधि के बाद में ही अमेरिका पूर्ण तरह से स्वतंत्र हो गया था और ब्रिटेन ने भी इसको मान्यता दे दी थी। अगला है अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? तो अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई? नंबर 1 है प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में, दूसरा तृतीय महाद्वीपीय कांग्रेस में, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में और पेरिस की संधि में। तो यहाँ पर बात करते हैं तो द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। पेरिस की संधि कब हुई थी? 1783 में हुई थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस कब हुई थी? तो अभी आपको पहला वाला क्वेश्चन बताया था। तो द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस कब हुआ था? तो आपको यहाँ पर मैंने ही बताया था कि 10 मई 1775 को द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस हुई थी और इसमें ही यहाँ पर जॉर्ज वाशिंगटन को सेनापति बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति कब हुई? अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति कब हुई? नंबर 1 द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस से, जर्मनी की संधि से, पेरिस की संधि से और ब्रेस्ट-लिटल की संधि से। तो आपको बताते हैं कि पेरिस की संधि से ही यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई थी। और पेरिस की संधि कब हुई थी? तो पेरिस की संधि हुई थी 1783 में। कब हुई थी? 1783 में यहाँ पर संधि हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेरिस की संधि कब हुई थी? तो पेरिस की संधि यहाँ देखिए 1 सितंबर 1783 को, 1 अगस्त 1783 को, 5 सितंबर 1783 को, 3 सितंबर 1783 को। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 3 सितंबर 1783 को यहाँ पर पेरिस की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन सा बना? तो आपको देखें विश्व का जो प्रथम गणतंत्र यानी कि विश्व का जो प्रथम गणतंत्र कौन सा था? गणतंत्र देखो दो चीजें होती है, एक होती है गणतंत्र, एक होता है राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है कि जो मुखिया होता है, जो भी मुखिया है वो मुखिया वंशानुगत होता है, यानी कि उस वंशानुगत होता है, यानी कि जो भी रहेगा, जो भी राजा रहेगा, जो भी शासक रहेगा उसका बेटा ही राजा बनेगा। जैसे बात करें तो ब्रिटेन में भी, यानी कि जो ब्रिटेन है तो ब्रिटेन में जो क्या है वर्तमान में राजतंत्र है, राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। वहां पर राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है, यानी कि वहां पर लोकतंत्र तो है लेकिन वहां की जो महारानी महाराजा अभी भी वहां पर होते हैं, तो वहां पर महारानी की मृत्यु के बाद में उसका बेटा या बेटी ही वहां पर महाराजा या महारानी बनेगी। लेकिन जो गणतंत्र होता है तो वहां पर जो मुखिया होता है वो निर्वाचित होता है। तो भारत में आप देखोगे तो भारत में भी गणतंत्र घोषित कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 में। इसी तरह से अमेरिका प्रथम देश था जहां पर गणतंत्र बना था। तो अमेरिका प्रथम देश था जहां पर प्रथम गणतंत्र बना था। और यहाँ पर ही अगर बात करें तो सर्वप्रथम यहाँ पर ही सब मध्य वर्गीय क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, तो मध्य वर्गीय प्रथम विश्व की प्रथम मध्य वर्गीय क्रांति कहाँ हुई थी? तो प्रथम मध्य वर्गीय क्रांति यहाँ पर हुई थी। कहाँ पर? अमेरिका में ही हुई थी। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपके फ्रांस की क्रांति से। तो अमेरिकी क्रांति के बारे में अपने बहुत से क्वेश्चन देख ले तो आपको वहां पर समझ आ गया होगा। अगर आपने पहले से वहां से पढ़ रखा है अमेरिकी क्रांति के बारे में तो आपका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा और साथ में आपको जो चीजें समझ में नहीं आ रही वो आप वहां पर समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन ने किस फ्रांसीसी विचारक के बारे में कहा था कि अगर उसका जन्म न हुआ होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती? अब जितने भी क्वेश्चन है ये सब आपको जो एसएसटी की जो बुक है वो बुक्स में पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आप देख भी रहे होंगे एक पूरे क्वेश्चन उसमें ऐड है। तो नेपोलियन ने किस फ्रांसीसी विचारक के बारे में कहा कि अगर उसका जन्म न हुआ होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती? तो किसके बारे में कहा?
पहले तो देखिए, अब फ्रांस के बारे में अगर बात करेंगे तो नेपोलियन कौन था, इसके बारे में आप जानते होंगे। नेपोलियन शासक कब बना था, उसने स्वयं को कब सम्राट घोषित किया था, कब उसने अपने आप को नेपोलियन संहिता कब जारी की गई थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। और कौन से युद्ध में उसकी पराजय हुई। तो नेपोलियन के नाम सुनते ही आपके दिमाग में सब कुछ आ जाना चाहिए। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। ऑप्शन की बात करते हैं, पहला है रूसो, दूसरा है वाल्टेर, चौथा है मॉन्टेस्क्यू और चौथा है दिदरो। अगर यहाँ बात करें तो इसका आंसर रहेगा रूसो। कौन रहेगा? रूसो। रूसो इसका आंसर रहेगा। और रूसो की एक पुस्तक भी है, सामाजिक संविदा। कौन सी पुस्तक है? सामाजिक संविदा। अगर आपने राजनीतिक विज्ञान पढ़ा होगा तो राजनीतिक विज्ञान में आपने देखा होगा आपके एक सिद्धांत आता है सामाजिक संविदा, यानी कि आपके जो सामाजिक संविदा का जो सिद्धांत बताया उसमें भी आपके आता है। तो उसमें आपके एक तो आता है आपके लोब्स आता है, एक आपके ओब्स आता है, एक आपके लोक आता है, एक आपके रूस होता है। तीनों आते हैं। इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो होब्स, लोक, रूसो जो परंपरागत जो समझौता के माध्यम से जो राज्य का निर्माण हुआ उसके बारे में के सिद्धांत है। इसी तरह से मॉन्टेस्क्यू है, तो मॉन्टेस्क्यू आपके शक्ति पृथक्करण के नाम से जाना जाता है। अगर आप पढ़ोगे तो आपके यहाँ पर आएगा शक्ति पृथक्करण। देखो, शक्ति पृथक्करण का मतलब है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका दोनों की शक्तियां आपस में बटी हुई होनी चाहिए। तो जो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। तो ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इसके ही देन है, किसकी? मॉन्टेस्क्यू की। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। और नेपोलियन के बारे में आपको जान पता ही होगा कि ये 1799 में फ्रांस का सम्राट बना था। फ्रांस के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया था। हिंट ये दिया था कि आपको पता था कि फ्रांस ने अमेरिका को सहायता दी थी, और सहायता देने के कारण, यानी कि अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बताया था। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ये मैंने कहा था कि फ्रांस ने किसको? अमेरिका को सहायता दी, और सहायता देने के कारण क्या हुआ कि फ्रांस पर बहुत कर्ज हो गया। किस पे? फ्रांस पर, यानी कि कर्ज बढ़ गया। अब कर्ज बढ़ गया यानी कि फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की। सहायता करने के बाद में अमेरिका को सेना की सहायता भी दी। उस समय फ्रांस पर बहुत कर्ज हो गया। अब कर्ज होने के बाद में क्या हो? अब कर्ज चुकाने के लिए फ्रांस को अब कर लगाने थे। अब कर लगाने के लिए क्या था कि वहां पर 3 तरह के वर्ग थे। कितने वर्ग थे? फ्रांस में उस समय 3 तरह के वर्ग थे। तो तीन तरह के वर्ग कौन कौन से थे? अगर बात करें, 3 वर्ग थे फ्रांस में। 3 वर्ग बटे थे। एक प्रथम वर्ग था, प्रथम वर्ग में थे पादरी। कौन थे? पादरी। दूसरे वर्ग में थे सामंत, और तीसरे वर्ग में थे जो आम जनता थी। यानी कि आम जनता में मान लीजिए आप इसमें श्रमिक मान लीजिए, इसमें आप किसान मान लीजिए, इसमें जो एक तरह से महिलाएं मान लीजिए, इनमें इसमें आम लोग थे। तो फ्रांस में उसमें 3 भागों में बटा हुआ था। तो 3 भागों मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनको ए स्टेट बोलते थे। क्या बोलते थे इनको? ए स्टेट बोलते थे। तो फ्रांस 3 भागों में बटा हुआ था। पादरी और सामंत, इन दोनों को फ्रांस में कर बिल्कुल भी नहीं देना होता था, यानी इनको कर मुक्त थे। दोनों बड़ा आदमी थे, बहुत पैसा था इनको पास, लेकिन फिर भी इन दोनों को कर देने का अधिकार नहीं था। ये बिल्कुल भी कर नहीं देते थे। और कर देने का जो अधिकार था केवल किसको था? तीसरे वर्ग को ही था। अब तीसरे वर्ग ही कर देता था। अब फ्रांस की स्थिति बहुत नाजुक हो गई अमेरिकी क्रांति में भाग लेने की वजह से। इसलिए जो फ्रांस का जो शासक था लुईस 16वें ने कर बढ़ा दिए, और कर बढ़ाने के बाद में इन पर प्रस्ताव लिए गए तो तीसरे वर्ग पर ही कर बढ़ाए गए। और इन पर जो पहले ही आम व्यक्ति थे, गरीब व्यक्ति थे, तो इन तीसरे वर्गों ने ही वहां पर फ्रांस में क्रांति की शुरुआत की। अगर वहां पर अमेरिका में भाग नहीं लेता फ्रांस तो उसमें इतना वित्तीय बोझ नहीं आता। साथ में लुईस 16 की जो पत्नी थी मेरी एंतोइनेट, अगर वो अभी खर्च ली नहीं होती तब भी इस पर कर्ज नहीं बढ़ता। साथ में लुईस 16 ने बहुत ही आलीशान महल बनाया था। महल बनाने की वजह से भी उस पर बहुत सारा कर्ज बढ़ गया था। तो इस पर तीसरे वर्ग पर कर्ज लगाने की वजह से तीसरे वर्ग के लोगों ने ही फ्रांस में क्रांति का नेतृत्व किया था, और इसी वर्ग के लोगों की वजह से फ्रांस में क्रांति हो पाई थी। तो फ्रांस से जो क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी। कब? 1789 में। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 1776 में हुई थी। तो लगभग इन दोनों के समय की, उस समय के लगभग ये बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
फ्रांसीसी जनता ने बास्तिल, यानी कि यहाँ पर अगर वेस्तिल या बास्तिल, आपने यहाँ बास्तिल कर लीजिए, क्या कर लीजिए आपने यहाँ बास्तिल, बहुत से शब्दों में मान लीजिए टाइपिंग में, जैसे बास्तिल के दुर्ग पर, बास्तिल का जो दुर्ग था उस पर धावा कब बोला था, तो बास्तिल का जो दुर्ग था वही इसकी प्रथम शुरुआत थी, क्रांति की जो शुरुआत थी वो बास्तिल के दुर्ग पर ही थी। हालांकि जो बास्तिल का दुर्ग था इसमें केवल 7 कैदी ही बनते, कितने कैदी बनते, इसमें केवल 7 ही कैदी बनते। तो इस पर धावा कब बोला गया, तो नंबर 1 9 जनवरी 1769, 16 जुलाई 1789, 14 अक्टूबर 1868, 2 जनवरी 1679। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में हुई थी, तो 14 जुलाई 1789 इसका आंसर सही रहेगा, फ्रांसीसी क्रांति ने। ठीक है, अगला है फ्रांसीसी क्रांति में टेनिस कोर्ट की शपथ की तिथि क्या थी। टेनिस कोर्ट की शपथ का मतलब होता है कि सबने, यानी कि अगर हम बात करें तो प्रत्येक, यानी कि जैसे अगर फ्रांस की जनता की बात करें तो फ्रांस की जो जनता थी वो कितने वर्गों में बटी हुई थी, फ्रांस की जनता 3 वर्गों में बटी हुई थी। कितने वर्गों में, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। अगर यहाँ पर बात करूँ तो मैं आपको उदाहरण के रूप में समझा रहा हूँ, उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूँ। प्रथम वर्ग में थे तो प्रथम वर्ग में बहुत कम लोग थे, बहुत ही कम लोग थे, और साथ में यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ प्रथम वर्ग में 10 लोग थे, यहाँ पर भी 10 लोग थे, और ये थे 80% लोग। तो यहाँ पर तीनों वर्गों को केवल एक एक मत देने का अधिकार था, यानी कि एक एक वोट देने का अधिकार था, एक वोट इसको, एक वोट इसको और एक वोट इसको। तो हमेशा क्या होता था कि पादरी और सामंती दोनों वर्ग थे, जो दोनों कुलीन सामंत, दोनों अमीर वर्ग थे, तो ये दोनों आपस में हमेशा साथ रहते थे। इस कारण जब ये प्रस्ताव पारित होता था तो हमेशा इन दोनों का मत समान रहता था, तो हमेशा ये प्रस्ताव पारित हो जाता था। और जो लास्ट वाला वर्ग था, जो निम्न गरीब वर्ग था, तीसरा स्टेटस था, वो वर्ग हमेशा हार जाता था, और इनकी जनसंख्या भी लगभग 80% से ऊपर थी, तो ये हमेशा हार जाते थे। तो जो तीसरे वर्ग के लोगों ने कहा कि आप तो जनसंख्या के अनुपात में वोट दीजिए, यानी जितने आप, ऐसा नहीं कि एक वर्ग का एक वोट रहेगा, नहीं, आपकी जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से हमें वोट दीजिए। तो इसी मांग को करते हुए वहां से वो संसद से आने के बाहर निकल गए, आने के बाद में वहां टेनिस कोर्ट में जमा हो गए, और टेनिस कोर्ट में ही उन्होंने शपथ ली। तो शपथ कब ली थी, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 20 जून 1789 में टेनिस कोर्ट की शपथ हुई। तो आपको तारीख याद होनी चाहिए। तो अब 14 जुलाई को क्या हुआ था, 14 जुलाई 1789 को तो बास्तिल के दुर्ग पर धावा बोला था, जिसमें 7 कैदियों को छुड़ा लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन कब से कब तक रहा, डायरेक्टरी का शासन कब से कब तक रहा, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर आतंक का युग भी रहा, यहाँ पर आतंक का युग जो रहा उसमें रोबेसेर ने बहुत से आतंक के राज के रूप में किया। उसके बाद में डायरेक्टरी का शासन जो रहा वो 1795 से 1799 तक रहा। कब, 1795 से 1789 की रहा। इसमें 5 सदस्यों की एक डायरेक्टरी थी, तो 5 सदस्य के लोगों ने यहाँ पर शासन किया। उसके बाद में डायरेक्टरी का शासन का अंत करके 1789 में 1799 में नेपोलियन शासक बनता है, नेपोलियन शासक बनता है। और नेपोलियन शासक बनने के बाद में उसने अनेक सुधार किए, जैसे उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। किसने, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की, फ्रांस की स्थापना की। साथ में नेपोलियन जितने भी विशेषाधिकार थे, इनके विशेषाधिकार का मतलब ये है जो कुलीनों को और जो पादरियों को जो प्रथम और द्वितीय वर्ग में जो कर नहीं देने का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया। साथ में नेपोलियन ने 1804 में, यानी कि 1804 में एक नेपोलियन संहिता का निर्माण भी किया। किसका, नेपोलियन संहिता का निर्माण भी किया 1804 में। इस संहिता में उसने अनेक सुधार किए, जैसे उसने कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार आदि की उसने एक तौर से माप तोल की व्यवस्था पूरी उसने एक तरह से यहाँ पर सब एक लागू कर दी नेपोलियन संहिता के में। लेकिन उसका जो भाईता, यानी कि इसकी 2-5 गलतियां ऐसी थी। नंबर 1 नेपोलियन की एक गलती ये थी कि इसने अपना जो भाई था जोसेफ नेपोलियन या जोसेफ बोनापार्ट इस अपने भाई को इसने स्पेन का शासक बना दिया था, स्पेन का शासक बना दिया। इस कारण भी स्पेन के लोग इसके विरुद्ध हो गए। साथ में जो नेपोलियन था, नेपोलियन ने एक तरह से महाद्वीपीय व्यवस्था, यानी कि जो 1806 में इसने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की। महाद्वीपीय व्यवस्था के माध्यम से इसने क्या किया, इसने महाद्वीपीय व्यवस्था के माध्यम से इसने एक तरह से जो ब्रिटेन की घेराबंदी की। तो इसने अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से स्वयं को इसने चंगुल में फंसा लिया, और आसपास के जितने पड़ोसी देश थे, चाहे रूस हुआ चाहे परसा हुआ, सबको इसने दुश्मन बना लिया। और अंत में 1875 में इसके लड़ाई के माध्यम से इसको कैद कर लिया गया था नेपोलियन को। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है,
फ्रांस की क्रांति में आतंक का राज कब से कब तक रहा? तो आतंक का राज आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आतंक का राज कब से रहा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो लुई 16 थे, लुई 16 को तो फांसी दे दी गई थी, बाद में उस पर अभियोग चलाया गया। तो लुई 16 को फांसी देने के बाद में जो आतंक का राज रहा वो 1793 से लेकर 1794 तक रहा, और 1795 से 1799 तक आपको यहाँ पर क्रमबद्ध याद होना चाहिए। 1793 से 1794 तक तो किसका राज रहा? आतंक का राज रहा। आतंक के राज में जो रोबेस्पियर था, कौन था? रोबेस्पियर ने यहाँ पर आतंक का राज किया, जिसमें इसने अनेक लोगों को गिलोटिन पर की फांसी, यानी कि उनको फांसी दे दी गई थी। उसके बाद में 1794 में रोबेस्पियर को खुद ही पेश को भी फांसी पर लटका दिया गया था। बाद में 1795 में डायरेक्टर का शासन रहा। डायरेक्टर का शासन रहने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस में जिस वंश का शासन था वो नाम था बुर्बो वंश। कौन सा वंश? बुर्बो वंश का शासन था। तो डायरेक्टर का शासन कब तक रहा? 1795 से 1799 तक। उसके बाद में नेपोलियन शासक बनता है। नेपोलियन की जो 1815 तक शासक रहता है, और 1815 में वाटरलू के युद्ध में इसका पराजय होती है, और पराजय होने के बाद में इसको बंदी बना लिया जाता है। बाद में इसके 1821-22 में 22 के लगभग इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको 14 जुलाई को इसका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था? 1789 को बास्तिल के दुर्ग पर आक्रमण बोला गया था और 7 बंदियों को छुड़ाया गया था। इस कारण यहाँ पर जो 14 जुलाई को यहाँ पर हमेशा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस का कौन सा विचारक चर्च को बदनाम चीज कहकर पुकारता था? यानी कि कौन सा विचारक चर्च को बदनाम चीज कहकर पुकारता था? क्योंकि चर्च भी एक कर वसूलता था, तो इस कारण चर्च को वहां पर बहुत आलोचना की जाती थी। तो किसने कहा? तो इसने बदनाम चीज किसने कहा? वाल्टेर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, रेनले। तो किसने कहा? वाल्टेर इसकी बदनाम चीज कहकर पुकारता था। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये आ गया आपका ये वाला, फ्रांस में थीत नामक कर का संबंध किससे था? तो थीत क्या था? ये आपके मैंने बताया था कि चर्च के द्वारा जनता से 10 अंश में उसूल जाने वाला कर्ज था थीत। यानी कि चर्च भी स्वयं जनता से कर्ज जो एक तरह से कर वसूल करती थी। तो यानी कि जनता पर अलग अलग कर थे, और चर्च के पास इतना पैसा था कि पैसा होने के बाद भी वो चर्च एक तरह से मुक्त था कि कर देने से, और सामंत वर्ग भी कर देने से मुक्त थे। केवल तीसरे वर्ग के लोग ही कर देने के लिए वहां पर बाध्य थे। तो वहां पर नेशनल असेंबली का गठन हुआ, अलग अलग चीजें हुई, तो उस कारण यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रूसो की पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ पर रूसो की पुस्तक का नाम पूछा गया, तो रूसो की पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया सही, इसका नाम था सामाजिक संविदा, इसकी पुस्तक का नाम था। बहुत सी बार क्वेश्चन आता है। इसने ही कहा था कि मनुष्य, यानी कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन चारों ओर वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है। तो ये कथन भी आपको ध्यान रखना है, किसका? रूसो का। रूसो ने क्या कहा था? मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है, जन्म से स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र होता है कि भी पैदा होता है, लेकिन बाद में वह चारों ओर बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है। ये कथन था। ये कथन बहुत सी बार आपके पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने आपको बताया है। ये आपके सामाजिक सृष्टि को बहुत सी बार आपके क्वेश्चन आ चुका है, और आपके सामाजिक सुविधा वाला क्वेश्चन भी बहुत सी बार आ चुका है। अगर आप पूछोगे तो आपको यहाँ पर जो हाफ्स है, जो आप्स की पुस्तक का नाम क्या है आपको पता होगा, ये भी बहुत सी बार पूछा गया था। लेवाइथन, इसके पुस्तक का नाम क्या था? लेवाइथन। तो लेवाइथन भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी तरह से जो आपकी जो लोक की जो पुस्तक है ओन लिबर्टी, इन तीनों विचारकों के नाम आपको पुस्तकों का नाम ध्यान रखना है, क्योंकि ये तीनों पुस्तक आपके में से आती है। एक तो लेवाइथन आती है जो ओप्स की है, और लोक की कौन सी है? ओन लिबर्टी। और रूसो की पुस्तक कौन सी है? सामाजिक संविदा। ये आपके पॉलिटिकल में भी बहुत सी बार क्वेश्चन आता है, जो आपकी राज्य वाला जो टॉपिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
ये स्टेटस जनरल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये स्टेटस जनरल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही है तो कौन सा वाला है? तो ये फ्रांस के राज्य की राज्य परिषद थी, बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। ये फ्रांस की एक पुरानी संस्था थी जिसका मुख्य कार्य शासन को परामर्श देना था, न कि कानून बनाना, ये बिल्कुल सही है। इसका काम केवल परामर्श देना है, क्योंकि जो फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां, वो तो निरंकुश शासक था, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई ये बाध्य नहीं था, केवल ये स्टेटस जनरल था। तो स्टेटस जनरल में जो तीनों वर्गों की मीटिंग होती थी और उसके बहुत से सालों के बाद में इसकी मीटिंग हुई थी, लेकिन बाद में मीटिंग सफल नहीं हो पाई और तीसरे वर्ग के लोग टेनिस कोर्ट के बाहर आकर उन्होंने शपथ ले ली। तो ये वाला इसका सही था। तो सही पूछा गया तो सही कौन सा है? तो दूसरा वाला आपकी सही है। अगला क्वेश्चन है, अब रूस की क्रांति के बारे में देख लेते हैं। रूस, अगर रूस की क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? रूसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? यहाँ बताइए आप। तो प्रमुख नेता कौन कौन थे यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ देखें तो यहाँ पर कौन कौन थे। अब देखो यहाँ पर जो आंसर थे, तो अगर नेता की बात करें तो रूस क्या था, रूस में जो क्रांति किस तरह से क्यों हुई, क्या हुआ। अगर यहाँ पर बात करेंगे रूस की, तो रूस में उस समय जो क्रांति के समय जो शासक था वो था जार निकोलस तृतीय। जार निकोलस तृतीय उस समय रूसी क्रांति के समय कौन थे? शासक थे। रूसी क्रांति के समय शासक कौन थे? तो जार निकोलस समय रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? समय शासक थे। और इसकी पत्नी थी किसकी? जार निकोलस तृतीय की जो पत्नी थी जरीना। कौन थी? जरीना। और जरीना अपने साथ एक व्यक्ति को साथ लेकर आई थी, किसको? रासपुतिन को। किसको साथ लेकर आई थी? अपने पीर से एक व्यक्ति को लेकर आई थी, किसको? रासपुतिन को लेकर अपने साथ आई थी। और रासपुतिन ने ही, क्योंकि बाद में जब जार निकोलस तृतीय, क्योंकि 1914 से 1919 तक, और जो रूसी क्रांति हुई वो हुई 1917 में। कब हुई? 1917 में। और 1914 से 1919 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध हुआ। अब विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए कौन? जार निकोलस तृतीय स्वयं युद्ध के मैदान में चला गया, महल से बाहर चला गया। और जाने के बाद में जो ये था रासपुतिन, जो इसकी पत्नी के साथ आया था, जरीना के साथ आया था, तो रासपुतिन को षड्यंत्र रचने का मौका मिल गया। तो षड्यंत्र रचकर इसने, रासपुतिन ने षड्यंत्र रचकर पूरे दरबार को विभाजित कर दिया, पूरे दरबार को बांट दिया, अलग अलग चीजें ने, बहुत ही शासन यानी कि कुशासन इसने फैला दिया। यानी कि ये व्यक्ति बहुत बुरा हुआ। यानी कि अगर बात करें भारत इतिहास में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं, जैसे अगर बात करें आपके जैसे अस्तिनापुर में, जैसे अगर बात करें मामा शकुनी भी किसके साथ, यानी कि गांधारी के साथ आए थे, अपने साथ आए, तो उसने भी उसको पूरा तरह से एक तरह से बर्बाद कर दिया। किसने? शकुनी ने बर्बाद कर दिया। उसी तरह शकुनी की तरह ही रासपुतिन था जिसने पूरे रूस को बर्बाद कर दिया। उसके बाद में जब जार निकोलस तृतीय का जो नेता की बात करें, तो उस समय जैसे बात करें तो लेनिन और स्टालिन, ये दो प्रमुख नेता थे। लेनिन का शिष्य कौन था? तो लेनिन का जो शिष्य था वो स्टालिन था। एक और थे टाटार्स्की भी थे। तो टाटार्स्की और लेनिन के दो शिष्य थे। कौन कौन से? प्रथम तो कौन थे? स्टालिन थे। और सेकंड कौन थे? टाटार्स्की थे। और लेनिन की मृत्यु के बाद में जो रूस का जो शासक बना वो बना स्टालिन बने थे। तो लेनिन ने भी 3 नारे दिए थे। कौन से 3 नारे दिए थे? और साथ में इन्होंने अप्रैल थीसिस भी लिखी थी। अप्रैल थीसिस जब ये स्विट्जरलैंड से आ रहे थे, कहाँ से? स्विट्जरलैंड से आ रहे थे। तो स्विट्जरलैंड में यानी कि ट्रेन से आते हुए, यानी कि ट्रेन में ही, स्विट्जरलैंड से ट्रेन में आते हुए ट्रेन में ही इन्होंने अप्रैल थीसिस के नारे लिखे थे। और लेनिन ने ही यहाँ पर क्रांति की पूरी रूपरेखा बनाई थी। और यहाँ पर 2 अलग अलग गुटों में एक और थे केरेंस्की, जिसके बारे में आपको विस्तार से बता दिया। तो ये बात आपको यहाँ समझ लेना कि प्रमुख नेता कौन थे। तो प्रमुख नेता कौन थे? यहाँ पर लेनिन ही आएगा। कौन आएगा यहाँ पर आंसर? तो लेनिन ही यहाँ पर प्रमुख नेता थे। लेनिन के माध्यम से ही वहां पर रूसी क्रांति हुई थी। किसके माध्यम से? लेनिन के माध्यम से यहाँ पर रूसी क्रांति हुई थी। और लेनिन का जो संबंध था वो बोल्शेविक दल से ही इसका संबंध था। बाद में ही इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, रूस के इतिहास में खूनी रविवार, यानी कि यहां पर लिख देता हूं, खूनी रविवार की बात करें, खूनी रविवार की घटना कहा जाता है। यानी कि अगर यहां पर बात करें तो यहां पर थोड़ा मैं कर देता हूं, यहां पर स्पेस आ जाएगा, तो यहां पर ध्यान देना है। मैं यहां पर क्रॉस कर देता हूं, यहां से ये खूनी रविवार ही कहा जाता है। खूनी रविवार की जो घटना कब हुई थी? तो नंबर 1 है यहाँ पर आपके 22 जनवरी 1905 को
22 फरवरी 1905 को या 20 फरवरी 1905 को तो खूनी रवाई घटना कब हुई थी, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर खूनी रवाई की जो घटना हुई थी वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर 22 जनवरी 1905 को यहाँ पर खूनी रवाई घटना हुई थी, तो यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि 22 जनवरी था ना, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत सी बार पढ़ाते हुए दिमाग में से चीज़ निकल जाती है। तो थोड़ा बहुत आप भी देख लेना कि 22 जनवरी है ना, एक बार इस क्वेश्चन को आप भी देख लेना, आप थोड़ा कष्ट कर देना। अगर जो सही होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको डाल दूंगा। तो मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाते हुए दिमाग से निकल गया कि 20 जनवरी था या 22 जनवरी था, तो इस चीज़ को आप देख लेना। लेकिन जहाँ तक आता 22 जनवरी था, तो मैं अगर जो भी होगा तो मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसको डाल दूंगा। ठीक है, अगला अप्रैल 33 में था। तो अप्रैल 33 में क्या क्या था, तो देखो यहाँ पर ये तीनों ही थे उपरोक्त सभी में। अप्रैल 33 में तीनों ही थे। नंबर 1, युद्ध को समाप्त किया जाए। दूसरा, सारी जमीन किसानों को हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो तीनों ही थे। तो ये किसने लिखी थी, ये लेनिन ने लिखी थी। किसने लिखी थी, लेनिन ने लिखी थी। और लेनिन की बात करें तो अगर बात करें तो रूस की क्रांति में जो जार निकोलस तृतीय था, कौन था, जार निकोलस तृतीय। तो जार निकोलस तृतीय की शादी किससे हुई थी, जरीना से हुई थी। किससे हुई थी, जरीना से हुई थी। और जरीना अपने साथ किसको लेके आई थी, रासपुतिन को लेके आई थी। और रासपुतिन की वजह से ही रूस का साम्राज्य पूरा बर्बाद हो गया। बाद में यहाँ पर सामंतवादी क्रांति हुई थी। सामंतवादी क्रांति हुई थी, साम्यवादी यहाँ पर जो क्रांति हुई थी, साम्यवादी क्रांति हुई थी। यहाँ पर साम्यवादी क्रांति हुई थी। और साम्यवादी जो क्रांति की उस समय कौन था, लेनिन था। और लेनिन के 2 शिष्य हुए। 2 शिष्य कौन कौन से थे, एक तो आपकी स्टालिन था। कौन सा, स्टालिन था। उसके बाद में एक कौन था, टाटास्की था। ये 2 शिष्य थे, टाटास्की था। तो लेनिन के बाद में, मृत्यु के बाद में स्टालिन ही यहाँ पर बना। और स्टालिन ने ही यहाँ पर सामूहिकरण, जो खेतों का सामूहिकरण का जो प्रारंभ किया, यानी सभी खेतों को सामूहिक कर दिया। सामूहिकरण का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। साथ में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए लेनिन का जो संबंध था वो बोल्शेविक किससे था, बोल्शेविक से संबंधित था। इनका संबंध किससे था, बोल्शेविक क्रांति से था। तो साम्यवादी का मतलब यह है कि जितने भी जो संसाधन है वो सरकार के अधीन रहेंगे। प्राइवेट क्षेत्र को खत्म कर दिया गया, सब संसाधन सरकार के अधीन आ गए। चाहे उद्योग हो, स्कूल हो, खेत हो, सबको सरकार के अधीन कर दिया गया, सबका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और यहाँ पर एक तरह साम्यवादी का मतलब है कि पूंजीपतियों के विरोधी, यानी कि ये साम्यवादी एक तरह से पूंजीपतियों के विरोधी थे। और इन्होंने जो एक तरह से मजदूरों को हाथ, यानी कि मजदूरों को एक तरह से उनका मजबूत करने के लिए यहाँ पर साम्यवादी क्रांति की। वर्तमान में बात करेंगे जो वर्तमान में वियतनाम हुआ, या आपकी उत्तर कोरिया हुआ, या चीन हुआ, वहाँ पर वर्तमान में भी साम्यवादी सरकारें हैं। लगभग इन कुछ देशों में है, बाकी सब जगह से साम्यवादी सरकार चली गई है। वर्तमान समय में चीन सबसे बड़ा साम्यवादी देश है। तो ये आपके क्रांति से संबंधित थे। तो आज के इस वीडियो के बाद में आपके इतिहास का मैंने संपूर्ण आपको यहाँ पर कोर्स हो चुका है। अगले विषय के अगले वीडियो में बात करेंगे, तो आपको यहाँ पर बात पूरी समझ में आ जाएगी। पूरा कोर्स आपको यहाँ पर इतिहास विषय का हो चुका है। वो जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन अब मैंने आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन बताए हैं, एक बात में नोट करना, यहाँ पर जितने इतिहास के जो क्वेश्चन कराए हैं वो इतिहास के जितने भी क्वेश्चन है वो सब मैंने आपको यहाँ पर जितने मोस्ट यानी कि जितने भी मोस्ट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर मैंने करवा दिए, उनको विस्तार से बताया। लेकिन आपको जो पूर्व वर्ष में जो क्वेश्चन है, पूर्व वर्ष में कौन से क्वेश्चन आए उनका आपको एनालिस करना है। उनको पूर्व वर्षों के क्वेश्चनों को, जो मैंने आपके कोर्स में ऐड कर रखे आपके टॉपिक्स वाइज आपके आर्मी मानुष स्टडी ऐप में आपके क्वेश्चन। आप अगर कोर्स नहीं ले पाओ कोई बात नहीं, अगर आपके मान लीजिए आपके पास किसी का कोर्स हो, आपके पास मान लीजिए किसी का कोचिंग का कोई कोर्स या किसी आपसे पढ़ाई कर रहे हो, तो आप पूरा कोर्स मत लीजिए। हमने एक अलग से आपके लिए एक अलग से पर्सन विश्लेषण का, यानी कि पर्सन विश्लेषण का अलग से आपके कोर्स दे रखा है। तो वो कोर्स उनके लिए जिन्होंने पहले से अलग से कोई कोर्स ले रखा है, तो आप इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। क्योंकि यहाँ से अगर आपकी तैयारी देखो थोड़ा बहुत पैसे लगेंगे, उससे घबराना मत। लेकिन आपका भविष्य का सवाल है, तो आप इन चीजों को जरूर देखना। जो आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन है आपको वहां पे एनालिसिस करना है कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको इन चीजों को नोटिस करना है, आपको इन चीजों को देखना है और यहाँ पर करना है। अगर आपके पास कोई कोर्स नहीं तो फिर आप संपूर्ण कोर्स लेना, वहां पढ़ना और आपको भी देखना है कि फर्स्ट ग्रेड में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं और साथ में आपके पूर्व वर्ष में किस तरह से आपका पैटर्न है। तो आप थोड़ा बहुत ध्यान लगाकर आराम से वहां पर ध्यान लगाकर थोड़ा बहुत रुककर एक एक क्वेश्चन में मनन करते हुए उन क्वेश्चनों को देखेगा। आपको ज्यादा मैटर नहीं पढ़ना है। एक बात ध्यान रखना कि आपको विस्तार से अलग अलग मैटर नहीं पढ़ना है। जो मैटर आपके पास है उसी मैटर को आपको पढ़ना है। आपके पास जितना मैटर है वो सफिशिएंट है, आपको अलग अलग जगह नहीं भागना है। जो मैटर आपके लिए दे रखा है वो बहुत ही आपके लिए पर्याप्त है, उसको पूरा करने में ही आपको पसीना आ जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट कक्षा में।